Greetings of the day, guys. My name is Grishma Mea, and let us start with our today's topic, which is explanation on Bhopal gas disaster case and Shriram food gas leakage in addition to doctrine of absolute liability. Fine. अब इस टॉपिक को हम समझेंगे तीन पार्ट्स में. फर्स्ट इज डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी और उसके प्राइम एग्जांपल्स जो कि भोपाल गैस डिजास्टर का केस और श्रीराम फूड गैस लीकेज का केस है. ठीक है. अब उससे भी पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है. क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ही डिराइव हुआ है. फाइन. अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? उसका मेन जो एग्जाम्पल है वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस है. ठीक है. हम उससे समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है. ठीक है. अब होता क्या है कि रिलायंस जो है वो एक कंस्ट्रक्टर को बुलाता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और वो कंस्ट्रक्ट कराता है एक रिजर्वायर. ठीक है. अपने लैंड में. अब रेलैंड और फ्लेचर जो है वो पड़ोसी हैं. ठीक है. उनका जो लैंड्स हैं जो आसपास हैं. ठीक है. मतलब बाजू बाजू में. अब होता क्या है कि रेलैंड जो रिजर्वायर बना रहा होता है ना, उसमें इतना सारा पानी हो जाता है, उसकी जो शाफ्ट जो होती है जो कि रेलैंड और फ्लेचर के लैंड के बीच में अटकी होती है. अटकी इन द सेंस ज्वाइंट होती है. ठीक है. अब होता ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने रिजर्वायर बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया और जब पानी छोड़ा गया उस रिजर्वायर में तो वो रिजर्वायर का पानी डायरेक्ट गया फ्लेचर के लैंड में. ठीक है. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उसके लैंड में. अब क्या होगा कि रेलैंड ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ को मॉनिटर नहीं किया और ना ही कॉन्ट्रैक्टर ने उस चीज़ का ध्यान दिया जो कंस्ट्रक्ट कर रहा था ये सारी चीज़ों को. ठीक है. पर इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी किसकी आएगी? एब्सोल्यूट अलग टॉपिक है, पर ये पर्टिकुलर टाइटल में किसी की लायबिलिटी आएगी. ठीक है. वो किसकी आएगी? वो होगा रिलायंट. क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को मॉनिटर नहीं किया, उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि उसका कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसने जो काम किया है क्या वो सही ढंग से है, क्या किसी और को उस चीज़ का नुकसान होगा. सबसे पहला तो लैंड के ऊपर रिजर्वायर बनाना एक अननेचुरल केस है. ठीक है. अननेचुरल तरीका है लैंड का यूज़ करना. फाइन. वो उसने किया. सबसे पहला तो उधर टिकाया. ठीक है. कि उसने उस चीज़ में नेग्लिजेंस दिखाई. सेकेंड, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मॉनिटर नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो जो काम कर रहा है क्या वो सही है या नहीं है. ठीक है. थर्ड इज उसने एक डेंजरस थिंग रिजर्वायर को बनाया अपने लैंड में और वो एस्केप भी कर गई. ठीक है. वो जो पानी है, इतना सारा पानी फ्लेचर के लैंड के ऊपर एस्केप भी कर गया. तो ये सारे जो है ये एसेंशियल्स हैं जो टाइटल मैंने जो बताया आपको, डेंजरस थिंग, एस्केप, फिर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड और मिसचीफ. मिसचीफ मतलब उसका जो सामान है जो एस्केप हुआ, जो पानी एस्केप हुआ जिससे फ्लेचर का नुकसान हुआ, वो एक मिसचीफ ही हुआ. राइट. तो ये सारे जो है ये एसेंशियल्स हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दोनों के. ठीक है. अब होता ये है कि इस केस में ये जजमेंट पास की कि रेलैंड के ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है क्योंकि उसने नेग्लिजेंस दिखाई. ठीक है. अब अगर उसने नेग्लिजेंस नहीं दिखाई होती, उसने सब ध्यान दिया होता, सारी चीज़ें देखी होती. ठीक है. उसने कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से समझाया होता कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ढंग से काम करना है. ठीक है. कोई भी मेरी गलती की वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसने ये सब कुछ उसको अगर गाइडेंस दी होती, गाइडलाइंस दी होती, तो क्या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती? द आंसर इज नो. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस ही ये हैं कि अगर आप नेग्लिजेंट नहीं हैं, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, या पहला तो ये हो गया. ठीक है. और दूसरा इस प्लेंटिफ का फॉल्ट. प्लेंटिफ का फॉल्ट मतलब क्या? अगर फ्लेचर का ही कुछ गलती होती, ठीक है, उसकी लैंड के ऊपर उसने कवरेज ना रखी होती, या रेलैंड की तो पूरी तरीके से उसने सेफ्टी रखी है, बट फ्लेचर ने क्या किया? फ्लेचर ने अपनी लैंड का ध्यान नहीं दिया और अपनी लैंड की जो बाउंड्रीज है उसको खोल दिया जिससे पानी आ गया. तो उसमें फिर रेलैंड की गलती नहीं है ना, उसने तो सब कुछ अपना प्रिकॉशंस ले रखी थी. ठीक है. तो उसमें फ्लेचर की गलती हुई तो फिर क्या आएगा एक्सेप्शंस में? प्लेंटिफ का फॉल्ट. सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड. अब अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है उस रात को, ठीक है, बाढ़ आ जाती है और उस रिजर्वर का पानी थोड़ा सा अगर फ्लेचर की जगह पे आ जाए तो फिर उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग रेलैंड की गलती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड है. ठीक है. वो नेचर की तरफ से ऐसी सिचुएशन बनी है जिससे उसका नुकसान हुआ है, तो उसमें रेलैंड की गलती नहीं आएगी. ठीक है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं जब एक प्रूफ
प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब इसका ही अपोजिट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। मतलब क्या कि आप नेग्लिजेंट हो या नहीं हो, आपने सारी केयर करी, आपने सब कुछ किया, आपने सारी गाइडलाइंस बना रखी थी, बट स्टिल आपके किसी एक्ट की वजह से सामने वाले का नुकसान हुआ, स्टिल आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आप स्टिल लायबल होंगे उस चीज़ के लिए। अब वो कैसे कवर हुआ? वो कवर हुआ भोपाल गैस डिजास्टर की वजह से। अब हम उसको समझेंगे कि भोपाल गैस डिजास्टर हुआ क्या था। अब 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के एक शहर में, वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी नाम की, ठीक है, जो कि पेस्टिसाइड्स बनाते थे, जो केमिकल्स बनाते थे। और हुआ क्या कि उस वक्त MIC, जो कि बोला जाता है मिथाइल्स आइसोसाइनेट, ठीक है, वो एक केमिकल है जिसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पानी से उसकी दूरी होनी चाहिए। अब वो कंपनी में हुआ क्या कि वहाँ पे 3 शाफ्ट्स थी जो MIC को स्टोर करती थी। एक जो थी वो एकदम खाली थी और जो गाइडलाइंस के हिसाब से खाली होनी भी चाहिए थी, ठीक है, और 2 जो थी जिसमें गाइडलाइंस के हिसाब से था कि उसमें जब उसको स्टोर किया जाएगा MIC को, वो 50% किया जाना चाहिए, बट उस रात 2 दिसंबर को वो 75% कवर था, ठीक है, MIC से। तो हुआ ये कि जब वहाँ पे क्लीनिंग चल रही थी, ठीक है, फैक्ट्री में क्लीनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो लिंकेज था MIC के जो स्टोरेज बॉक्स में जो लिंक था, वो डायरेक्ट पानी जहाँ से जब सफाई हो रही थी वो उसके अंदर आ गया पानी। एंड इस चीज़ को हमें नोट करना ज़रूरी है कि MIC और पानी का रिएक्शन जो है उससे हीट बढ़ती है और जिससे ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है, और वही हुआ ये कि जो कंपनी थी वो नेग्लिजेंट थी, ठीक है, उसने कई सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थे वो नहीं लिए थे, ठीक है। अब हुआ ये कि जब पानी MIC के स्टोरेज बॉक्स में गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और सडनली कुछ वक्त बाद धीरे धीरे करके मैनेजर्स ने भी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, वहाँ के जो वर्कर्स थे उसको भी नोटिस नहीं किया, और आधी रात को वो जो स्टोरेज बॉक्स था वो फट गया, जिस वजह से वहाँ की जो पूरी गैस थी वो लीक करने लगी पूरे आसपास के एरिया में, ठीक है। और रिमेंबर कि वो 40 टन गैस लीक हुई थी उस वक्त, ठीक है। जो कंपनी की पेस्टिसाइड प्लांट था उधर से 40 टन MIC का जो गैस है वो लीक हुआ था, जिससे डेथ रेट जो था वो 15,000 से 22,000 तक का था। उस रात को उस जगह पे 15,000 से 22,000 लोगों की डेथ हुई थी, और ऐसा भी माना जाता है कि उससे ज़्यादा हुई थी, बट रिकॉर्ड इतने लोगों को किया गया था। और जो अफेक्ट हुए थे वो 6 लाख लोग अफेक्ट हुए थे। आज तक ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे इसका इतना असर है कि लोग जो हैं कई हद तक पैरालाइज्ड जो है वो पैदा होते हैं। उसका इतना बड़ा असर हुआ था भोपाल के एरिया में। अब जजमेंट क्या आई 1989 में, जो कंपनी ने है, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, उसने $470 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट को दिए एज अ कंपनसेशन, ठीक है। और 2010 में 7 लोगों को जो एक्स मैनेजर्स थे उस कंपनी के, ठीक है, जो फॉर्मर मैनेजर्स थे, उन लोगों को कन्विक्शन दी गई थी उस केस में। फाइन। अब हम लोग सेकेंड केस को समझेंगे, दैट इज श्री राम फूड गैस लीकेज को, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है कि MC मेहता सर, जो कि PIL स्पेशलिस्ट हैं, PIL लॉयर हैं, ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर एक रिट डाली थी, ठीक है। अब उसमें कंपनी को, जो श्री राम फूड गैस लीकेज केस में जो श्री राम फूड कंपनी जो है, ठीक है, उसको बंद करने की प्रेयर डाली थी उस रिट में, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था, और उन्होंने जो कुछ भी चेक किया था उसके अंदर, और जो कुछ भी उन्होंने एनालिसिस किया था, उसमें ऐसा माना गया था कि उधर हैजार्डियस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे दिल्ली का एक पर्टिकुलर एरिया है, दैट इज कीर्ति नगर, ठीक है, वहाँ पे एक पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस वक्त, और उधर
वो फैक्ट्री वर्क कर रही थी और वहाँ पे ऐसे हजारियस चीज़ें, ऐसी हजारियस सब्सटेंस बन रहे थे जिस वजह से जिस वजह से वहाँ के पॉपुलेशन को नुकसान हो सकता था हेल्थ वाइज। ठीक है, और एक साल बाद उनकी प्रिडिक्शन के एक साल बाद जो रिट दाखिल हुई थी उसके एक साल बाद वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, और ओलियम गैस, ठीक है, ओलियम गैस जो होती है वो लीक हुई वहाँ से। ठीक है, और उस एक्सीडेंट के बाद उस केस को, मतलब वो पूरी जो जगह है वो फैक्ट्री को सील किया गया और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कोर्ट है उन्होंने 3 क्वेश्चन मेन रेज किए थे। पहला कि ऐसी इंडस्ट्रीज को पॉपुलेटेड एरिया में वर्क करना चाहिए, वहाँ पे उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सेकेंड इज अगर करना चाहिए तो क्या मेजर्स, क्या गाइडलाइंस उनके पास होनी चाहिए जो वो फॉलो करें। ठीक है, कि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, थर्ड इज अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उनके लिए कंपनसेशन और जो उनकी लाइबिलिटी है वो कैसे डिटरमाइन होगी। ठीक है, अब ये जो पूरा केस था श्रीराम फूड गैस लीकेज को, इसे बोला जाता है कोर पार्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है उसको मेंशन करने के लिए। ठीक है, इधर से ही डिराइव हुआ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का पार्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से। क्यों? क्योंकि होता ये था कि ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नाम लेके हट जाती थी कि वी वर नॉट नेग्लिजेंट ऑफ दिस। ठीक है, हम लोगों ने सारी प्रिकॉशंस ली थी और जिस वजह से होता ये था कि उन कंपनीज को माफ़ कर दिया जाता था। ठीक है, उनको कंपनसेशन नहीं देनी पड़ती थी। पर अब होता ये था कि जिन लोगों का नुकसान हुआ, जो लेमैन का नुकसान हुआ, जो मासूम लोगों का नुकसान हुआ, अब उसको तो आप कवर अप नहीं कर सकते स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से। यू नीड टू फोकस कि भाई अगर आपसे गलती हुई है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और इतनी बड़ी गलती जिससे किसी की जान जा सकती है। तो इसीलिए ये केस के बाद, MC मेहता केस के बाद, ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का डॉक्ट्रिन जो है वो डिराइव हुआ। ठीक है, और इसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी को कंसिडर किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब इट इज़ द सेम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कि आपकी अगर गलती नहीं भी है तो भी यू विल बी कंसिडर्ड लाइबल एंड आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। दैट्स इट। ये मतलब था डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का इन कंपैरिजन टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और इसके मेन जो एग्जांपल्स हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी का और श्रीराम फूड गैस लीकेज का। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।